नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग क्लास 12th मैथ का एनसीईआरटी के अंतर्गत मैट्रिक्स चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे। उसमें जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा लें। तो क्वेश्चन नंबर 20वां है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आप बीजगणित का प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। ठीक है, तो एक अवयव हम लोग बनाएंगे जिसमें पुस्तकों के बारे में लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा अवयव हम लोग बनाएंगे किससे, रेट को देखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे उसके बाद से अगर हमें क्या करना होगा, उसका रेट निकालना होगा। तो अगर विक्रय मूल्य हम लोग ज्ञात करते हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक पुस्तक का मूल्य, ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य गुणे कुल पुस्तकों की संख्या, कुल पुस्तकों की संख्या। ठीक है, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल धनराशि लिख लेंगे, कुल धनराशि, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, पुस्तकों की, कुल पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, और गुणे क्या होगा, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो एक मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे, मतलब एक कॉलम हम लोग बना लेंगे ऐसे करके। कॉलम और रो बराबर होना चाहिए, तो पहले वाले में एक रो के टर्म में लिख लेंगे हम लोग ऐसे करके। ठीक है, तो कुल पुस्तकों की संख्या क्या होगी, यह रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या कितनी है, 10 दर्जन है। तो टोटल ये पुस्तक कितने हो जाएंगे, 10 गुणे 12, मतलब एक दर्जन में 12 होते हैं, तो टोटल पुस्तक रसायन विज्ञान का कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 120। ऐसे ही भौतिक विज्ञान का कितना हो जाएगा, 8 दर्जन है, तो 8 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से अर्थशास्त्र का कितना है, 10 दर्जन, तो 10 गुणे 12 यह हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह हो गया आपका रसायन विज्ञान, यह रसायन हो गया, यह भौतिक हो गया, कुल पुस्तक यह लिखा जा रहा है, और यह अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, जितनी पुस्तकें हैं वह हो गई, और एक हम लोग अब उसके बाद से क्या बना लेंगे, एक इस तरह से पंक्ति मैट्रिक्स बनाएंगे। पहला हमेशा पहला पंक्ति मैट्रिक्स और दूसरा जो है कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। इसमें रेट लिख लेंगे, करेस्पॉन्डिंग रेट रहेगा। पहले हम लोगों ने रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या लिखी है, तो उसका रेट लिखेंगे कितना है, 80। और दूसरे में क्या हमने लिया है, भौतिक विज्ञान, तो उसका रेट है 60। और तीसरे में हमने लिया है अर्थशास्त्र, तो उसका रेट है 40। प्रति पुस्तक दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यह 12 का गुणा किए हैं, क्योंकि एक दर्जन में टोटल 12 पुस्तक होते हैं, तो टोटल 10 दर्जन रसायन विज्ञान का लेना है। तो इसमें टोटल रसायन विज्ञान के कितने पुस्तक हो जाएंगे, 10 गुणे 12 पुस्तक हो जाएंगे। ऐसे ही भौतिक विज्ञान का टोटल 8 दर्जन लेना है, तो टोटल पुस्तक कितने हो जाएंगे, 8 गुणे 12 होंगे। ऐसे ही अर्थशास्त्र का 10 दर्जन, तो 10 गुणे 12 होंगे। ठीक है, टोटल पुस्तकों की संख्या यह है।
अब ऐसा इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि यह रेट जो है प्रति पुस्तक दिया हुआ है, एक पुस्तक का यह रेट है। ठीक है, तो इसलिए हमने 12-12 का गुणा कर लिया कि कितने पुस्तकें हैं। अब अगर इनका गुणा करें हम लोग तो यह क्या है, यह एक रो मैट्रिक्स है, मतलब पंक्ति मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। तो हम लोग जानते हैं कि गुणन के लिए क्या होना चाहिए कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो इसमें स्तंभ कितने हो जा रहे हैं, तो इसमें स्तंभ 3 हो जा रहे हैं, और इसमें जो है रो कितने हो जा रहे हैं, 3। ठीक है, तो कॉलम अगर रो के बराबर होगा, पहले का कॉलम दूसरे का रो के अगर बराबर होगा, तो इसका मतलब गुणन पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे ही मैट्रिक्स बनाया जाता है अगर कहीं कैलकुलेट करना हो हमें चीजों को तो। ठीक है, अब गुणा करते हैं हम लोग तो कैसे करते हैं, इनका गुणा जो है इनके साथ होता है करेस्पॉन्डिंग का गुणा। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग गुणा अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 10 गुणे 12 का गुणा इस 80 के साथ होगा, 10 गुणे 12 गुणे 80। ठीक है, फिर प्लस कर देते हैं, इसका गुणा जो है इस 8 गुणे 12 का गुणा इसके साथ करेंगे, प्लस लिख लेंगे 8 गुणे 12 गुणे 60। फिर इस 10 गुणे 12 का गुणा किसके साथ, इसके साथ करेंगे, प्लस 10 गुणे 12 गुणे 40। ठीक है, यह टोटल कितना हो जाएगा, अगर यहां से हम लोग जोड़ें 12 96 96 और यह 2 को 0 लिख लेंगे, प्लस यह कितना होगा, यह कैलकुलेट मैं कर ले रहा हूं, कैलकुलेट करने के बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद 5760 हुआ। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद 4800 हो गया। अब टोटल जोड़ लेंगे हम लोग, यहाँ 0 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 8 7 15 और 6 21 1 5 4 9 9 18 2 20। ठीक है, तो इतना रुपया टोटल होगा यह। ठीक है, इतनी धनराशि टोटल हो जाएगी। टोटल धनराशि कितनी हो गई, तो टोटल धनराशि जो है 20,160 रुपए होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्रमशः 2 गुणे एन 3 गुणे के 2 गुणे पी एन गुणे 3 तथा पी गुणे के कोटियों के अवयव हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का सही उत्तर बताना है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जामों में पूछते हैं, खासतौर पे आईआईटी वगैरह के एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, एनडीए वगैरह में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग एक तरीका मैं बताया था कि अगर जो है दो मैट्रिक्सों का गुणन लेना है, जैसे यह ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए पी क्यू ऑर्डर का है। ठीक है, बी मैट्रिक्स है, आर और एस ऑर्डर का है। तो अगर इनका गुणन करना है तो सी मैट्रिक्स तब पॉसिबल होगा जब यह दोनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, मतलब Q इक्वल टू अगर R हो तो यह जो सी मैट्रिक्स होगा, यह दोनों अगर बराबर हो गए तो यह दोनों हटा करके क्या क्या बचा, P और S। तो जो सी मैट्रिक्स होगा वह क्या होगा, P और S ऑर्डर का होगा। ठीक है, इन दोनों का गुणन तभी पॉसिबल है ए और बी का जब यह Q और R इक्वल हो, मतलब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो यह बराबर हो, तो इनका गुणन पॉसिबल है। पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले की पंक्ति, यह याद रखना है हमेशा। इनके कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन अक्सर करके बनते हैं। ठीक है, अगर यह बराबर होंगे तो गुणन पॉसिबल है, संभव है। और वह जो गुणन होगा उससे कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, कितने ऑर्डर का, तो पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम के बराबर का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, P इंटू S का मैट्रिक्स बनेगा, यह याद रखना है एज ए फार्मूला, यह हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 21 है,
कि P इंटू वाई प्लस W इंटू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा P पर क्या प्रतिबंध होगा। ठीक है, यह हमें देखना है कि यह पॉसिबल है तो इनमें क्या संबंध आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देख लेंगे कि P और Y का क्या क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए P जो है कितने ऑर्डर का है, तो P का दिया हुआ है यहाँ पे P गुणे Q, स्मॉल p गुणे Q ऑर्डर का है P, और Y कितने ऑर्डर का है, तो Y का देख लीजिए यहाँ 3 गुणे K। ठीक है, 3 गुणे K ऑर्डर का यह Y है। तो यह इनका पी वाई कब पॉसिबल होगा, जब मैं बताया कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर हो, मतलब Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यह K है, यह K है, Q नहीं है। ठीक है, यह K है, P गुणे K है। ठीक है, तो अगर यह बराबर कब होगा, जब K इक्वल टू क्या हो, 3 हो। ठीक है, अभी अभी मैं डिस्कस किया हूं क्या, कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के अगर बराबर है तभी गुणन संभव होंगे। और जो भी यह मैट्रिक्स देगा, सपोज करिए यह कौन सा मैट्रिक्स हमने मान लिया ए मैट्रिक्स यह दे रहा है, तो यह ए मैट्रिक्स देगा तो उसका ऑर्डर कितने का होगा, उसका ऑर्डर कितने का होगा, P इंटू के का, P इंटू के ऑर्डर का होगा। ठीक है, मतलब मैंने बताया कि P Y का जो गुणन होगा वह एक मैट्रिक्स देगा, वह कितने ऑर्डर का होगा, P इंटू के ऑर्डर का। ठीक है, जहाँ K इक्वल टू क्या आया है, यहाँ से 3 आया है। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग। अब उसके बाद से अगला हम लोग देख लेंगे W इंटू वाई, W इंटू वाई देख लेंगे। तो W इंटू वाई का देखें हम लोग, तो W का जो कोटि है वह क्या है, n गुणे 3, n गुणे 3 का है। और y का कोट कितना है, तो यहाँ से y का कोट चेक कर लीजिए, y का कोट यहाँ से कितना है, 3 गुणे k। ठीक है, 3 गुणे k। ठीक है, यह है। तो यहाँ पे देखिए यह पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के तो बराबर है यहाँ पर। ठीक है, पहले वाले का यह कॉलम W का कॉलम Y के रो पंक्ति के बराबर है, तो इसका मतलब गुणन तो पॉसिबल होगा ही होगा। और यह W इंटू वाई का, सपोज करिए हमने मैट्रिक्स बना लिया, यह कितने ऑर्डर का होना चाहिए, तो n क्रॉस k का होना चाहिए। ठीक है, n क्रॉस k ऑर्डर का यह मैट्रिक्स होगा। अब उसके बाद से देखिए, अगर हमें यह देखना है कि P इंटू वाई प्लस W इंटू वाई यह कब पॉसिबल होगा, तो जब जोड़ा जाता है दो मैट्रिक्सों को तो वह सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी उनको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तभी क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है उनको। यह याद रखना आप लोगों को। ठीक है, यह याद रखना है कि अगर दो मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होगा, कोट सेम होगा, तभी उनको आपस में जोड़ा जा सकता है। तो पहले मैट्रिक्स का गुणन से हमें कितने ऑर्डर का मिला, P गुणे की, और दूसरे मैट्रिक्स के गुणन से हमें क्या मिला, N गुणे की। ठीक है, तो इनको अगर पॉसिबल करना है, इन दोनों का सम अगर लेना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो यह तो बराबर है, तो इनको भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। मतलब अगर यह पॉसिबल है कब, जब जो है क्या होना चाहिए, P इक्वल टू N होना चाहिए। ठीक है, यह तब पॉसिबल है, इन दोनों का योग, इन दोनों का जोड़ तब पॉसिबल है जब P और N बराबर हो। तो ऐसा कौन सा कंडीशन आ रहा है, यह P इंटू वाई से हमें मिला K इक्वल टू 3 होगा, और इन दोनों को जोड़ने के लिए पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए, P इक्वल टू 1। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है, तो यह A जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब यह सम जो है P इंटू वाई प्लस W इंटू वाई का सम जो है परिभाषित कब होगा, जब K इक्वल टू 3 हो और P इक्वल टू N हो। ठीक है, तो ऐसे करके लॉजिकली आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, n इक्वल टू p यदि है तो अब u 7x माइनस 5z की कोटि है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है p गुणे 2, 2 गुणे n, n गुणे 3, p गुणे n। ठीक है, यह क्या दिया हुआ है ऑप्शन। तो एक चीज तो है, किसी भी दो मैट्रिक्सों का सम या डिफरेंस मतलब योग या अंतर तभी निकाला जा सकता है जब उनके कोटि क्या हो, समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू दिया हुआ है, x का कोट क्या दिया हुआ है 2 गुणे n। ठीक है, और z का कोट क्या दिया हुआ है, तो z का कोट दिया हुआ है 2 गुणे p। ठीक है, तो यह हमने लिख लिया x और z का कोट। ठीक है, तो हमें मालूम है कि दो अवयवों का जो सम या डिफरेंस योग या अंतर हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, कोट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर 7x है तो इसको मान लीजिए हम लोग A मैट्रिक्स मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे x का क्या है 2 गुणे n है, तो अगर 7 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो भी इसका ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा। मतलब यह 7 का अगर गुणा हम लोग x मैट्रिक्स में कर रहे हैं तो यह ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यह 2 गुणे n ही रहेगा। ठीक है, और अगर 5z हम निकाल रहे हैं, सपोज करिए यह b है, b मैट्रिक्स से बन रहा है, मतलब z में 5 का गुणा अगर हम लोग कर रहे हैं तो z का ऑर्डर कितना है 2 गुणे p है, तो यह ऑर्डर चेंज नहीं होगा। कितना होगा 2 गुणे p ही रहेगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या करना है 7x माइनस 5z निकालना है, तो 7x की जगह पर हम लोग लिख लेंगे a 2 इंटू n और माइनस 5z की जगह पे क्या लिखेंगे b 2 इंटू p। ठीक है, यह लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 5z की जगह पे b 2 इंटू p। तो एक चीज तो दिया हुआ है कि n और p बराबर हैं। ठीक है, n और p बराबर हैं, तो यहाँ पे देखिए यह रो तो दोनों का बराबर है और यहाँ पे कॉलम भी बोल दिया है दोनों का बराबर होगा। तो सपोज करिए ये दोनों का अगर डिफरेंस हम लोग लेते हैं तो वह C कोई मैट्रिक्स दे रहा है और वह कितने ऑर्डर का होगा, वह 2 गुणे n ऑर्डर का लिख सकते हैं क्योंकि n और p बराबर है, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं C जो है मैट्रिक्स उसको 2 गुणे p ऑर्डर का लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि n और p बराबर हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस या अंतर पॉसिबल है। और वह कितने ऑर्डर का होगा, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स रहते हैं जिनका हम लोग सम या डिफरेंस लेते हैं उतने ही ऑर्डर के अगला मैट्रिक्स हमें मिलता है। तो C जो है या तो 2 गुणे n होगा या फिर क्या 2 गुणे p लिख सकते हैं क्योंकि n और p बराबर है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा, यहाँ पे p गुणे 2 दिया हुआ है तो यह नहीं होगा, यहाँ पे n गुणे 3 दिया हुआ है तो यह भी नहीं होगा, यहाँ p गुणे n दिया हुआ है यह भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 गुणे n दिया हुआ है तो यह होगा, या तो 2 गुणे p अगर दिया रहता तो भी होता। ठीक है, लेकिन p गुणे 2 दिया हुआ है तो इसलिए यह नहीं होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, यह आंसर होगा। ठीक है, तो यह चैप्टर अब समाप्त होता है एनसीईआरटी का। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज देख करके ही आगे बढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला वीडियो जल्द ही आप लोगों को प्राप्त होगा। धन्यवाद।